हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम रोज एक एक करके चैप्टर्स को सारों को कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो है नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जब डिस्कस हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं जब चैप्टर, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट, जैसे रिवीजन टाइप कर रहे हैं। अगर डिटेल में आपको कंसिडर करना है कोई भी टॉपिक तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं टू द पॉइंट रिवीजन टाइप आपको करा रही हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। ठीक है, सो जैसे आपको इस वर्ड से समझ में आ रहा है, नंबर सिस्टम मतलब नंबर्स सिस्टम, नंबर्स का क्या सिस्टम है। ठीक है, सो आपको पता है अभी तक 9th स्टैंडर्ड तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं उन सब नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, वो है रियल नंबर्स। ठीक है, और ये नंबर्स जो है मैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। ठीक है, एक है हमारे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा है हमारा इरैशनल नंबर, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। एनओ लिख रही हूं मैं, लेट मी जस्ट इरेज इट। ठीक है, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू are integers, are integers, and q is not equal to जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, p और q जो है वो इंटीजर होने चाहिए। और इसमें ये भी होता है कि p और q जो है वो हमारे को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मतलब ये जो p और q है इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वलेंट रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर हम तभी बोलते हैं जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, सो ये है हमारे रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या मैं इन शॉर्ट बोलूं, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, मतलब हम इनको पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये एक तरह की डेफिनेशन थी, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफाइन किया हमने। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है? देखो, ये जो रैशनल नंबर्स हैं उनको मैं फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। ठीक है, एक मैं कह रही हूं टर्मिनेटिंग, मैं कह रही हूं टर्मिनेटिंग। ओके, और दूसरा मैं लिख रही हूं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग बोल सकते हो या रेकरिंग बोल सकते हो। रेकरिंग मतलब जो दोबारा से अकर कर रहा है, रिपीटिंग या रेकरिंग दोनों चीजें सेम है। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग का मतलब है जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब जिनको आप सॉल्व करो तो एक पॉइंट पे आके वो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से 1/2। ठीक है, ऐसे ये p बाई क्यू फॉर्म में है। ठीक है, न्यूमरेटर 1 है, टू डिनोमिनेटर 2 है। दोनों के दोनों क्या है? दे आर इंटीजर। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है, ये रैशनल नंबर है। अब ये किस टाइप का रैशनल नंबर है? क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, देखो, जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, सो आप यहाँ पे जीरो कंसिडर करोगे, यहाँ पे एक डेसिमल लोगे, फिर आप बोलोगे 2 5 आर 10, तो रिमाइंडर जीरो आ गया ना यहाँ पे। मतलब अब ये इसके बाद टर्मिनेट हो गया है, रिमाइंडर जीरो आ गया है, और ये किसके इक्वल है? 0.5 के इक्वल है। तो मतलब अब ये इसके आगे टर्मिनेट मींस इसका एंड आ गया है। ठीक है, सो और जैसे मैं और भी एग्जाम्पल ले सकती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लेट्स से मान लो 5/4। ठीक है, अब अगर 5 को
5 को आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। सो आप क्या करोगे, 4 1 जार 4, रिमाइंडर 1, अभी टर्मिनेट नहीं हुआ। फिर आप एक डेसिमल लगाओगे और जीरो करके यहाँ पे लिखोगे 4 2 जार 8, फिर सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा, फिर एक जीरो लोगे, सो आप बोलोगे 4 5 जार 20। अब रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या है, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाते हैं नंबर्स, ऐसों को हम लोग टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के नंबर्स के ऊपर, जो कैसे है, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे एग्जाम्पल मान लो 10/3। ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो देखो 3 3 जार 9, फिर रिमाइंडर 1 आ गया, फिर आपने डेसिमल लेके इसको किया, 3 3 जार 9, अगेन वी आर गेटिंग रिमाइंडर। तो आप ये देखोगे कि ये 3 3 ऐसे ही आता रहेगा, आप डिवाइड करते जाओगे, आपको दोबारा दोबारा से रिमाइंडर 1 ही मिलता रहेगा और ये 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। सो ये किसके इक्वल है, 3.333333, आप सॉल्व करते रहो। सो ये इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, और रिपीट किए जा रहा है। ठीक है, और जो भी नंबर बार बार रिपीट करता है डेसिमल के बाद, तो जैसे यहाँ पे 3 बार बार रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3.3 बार, 3 रिपीट कर रहा है ना बार बार। सो ये है हमारा, इसको भी मैं रैशनल नंबर बोलूंगी। 10/3 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो आ रहा है 3.3333 एंड सो ऑन। सो ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स दो टाइप के। अब हम आते हैं किसके ऊपर, इरैशनल नंबर्स के ऊपर। सो देखो ये जो इरैशनल नंबर्स होते हैं, ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये भी टर्मिनेट नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ना ये रिपीट हो रहे हैं और ना टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मान लो पाई की कोई सी भी वैल्यू ले लोगे, पाई पाई की कोई सी भी वैल्यू नहीं, सॉरी, मान लो एग्जाम्पल पाई। ठीक है, पाई क्या है हमारा, रैशनल, हमारा पाई जो है वो क्या है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, और ले ले √2, इरैशनल है, √3 इरैशनल है, √5 इरैशनल है। ठीक है, 2√3 इरैशनल है। ये सारे नंबर जो हैं वो, अगर आप इनको सॉल्व करोगे ना, जैसे पाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है, सो आप वाली वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू ना ही टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट होगी। ठीक है, और √2 भी कैसा है, √2 को सॉल्व करोगे, हमें शॉर्ट में इनकी वैल्यूज पता है, जैसे √3 है, √3 की वैल्यू 1.73 हम लेते हैं, लेकिन हम अगर इसको √3 का रूट एक्चुअली में फाइंड आउट करें तो ना ही ये टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। ठीक है, सो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है नंबर्स, जिनको हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक टाइप का नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा 1.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन, मैं ऐसे ही लिखती जाऊं। तो आप इसमें देखो, ये जो मैंने नंबर लिखा है इसमें ना ही कोई नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। रिपीट कैसे नहीं हो रहा है, देखो 0 1, अब ये नहीं है कि 0 और 1 तो आ तो रहे हैं, ये नहीं देखना है, रिपीटिंग मतलब कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या। अगर मैं ऐसे लिखती 0.01 01 01 01 01, तो ये इरेशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर है। लेकिन यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, 1.01 001, एक जीरो ऐड करने से क्या हुआ, पैटर्न नहीं बना, कोई भी बंच ऑफ नंबर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। सो ये हमारा नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो हमने ये देखा कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होते हैं। अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि गिवन रैशनल नंबर में कैसे, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देख के ये पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, सो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, फॉर एग्जांपल
सो मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं 5/2, 3/10, 4, 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में है 3/13। ठीक है, अब आपसे पूछे कि इसमें बिना डिवाइड करे ये बताओ कि इन ये कैसे कैसे रैशनल नंबर्स है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आप कैसे चेक करोगे बिना डिवीजन के? आप सिर्फ क्या करोगे, यू विल लुक इनटू द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो 2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। ठीक है, देखो मैंने कैसे बोला, अगर आपका डिनोमिनेटर 2 है या फिर 5 है या 2 और 5 की पावर्स है, तो जो आपका गिवन रैशनल नंबर है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रैशनल नंबर। ठीक है, सो अगर 2, 5 उसके अलावा कोई और नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये टर्मिनेटिंग है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं 3 3/10 सेकेंड पार्ट में, तो इसका डिनोमिनेटर अगर मैं देखूं तो ये क्या है, 10 है, और मैं 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो आएगा 2 × 5। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 33/8। डिनोमिनेटर देखो कैसा है, डिनोमिनेटर को आप कैसे लिख सकते हो, 2⁻3, 8 को लिख सकते हैं ना 2⁻3। तो मतलब डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स हैं, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सो और अगर मैं इसकी बात करूं 3/13, 3/13 में देखो क्या है, डिनोमिनेटर 13 है। ठीक है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि कोई नंबर ऐसा आता है, लेट्स से मैं फिफ्थ ले लेती हूँ, लेट्स से 4/6। ठीक है, अब इसको आपने बताना है कि ये कैसा है। तो आप इसमें देखो कॉमन दोनों जो 4 और 6 हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 2/3। तो जब भी आपने ये चेक करना है कि गिवन नंबर रैशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो आपको डिनोमिनेटर देखना है। आपको ये देखना है कि जो रैशनल नंबर दिया है ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो अगर नहीं है तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। तो ये क्या आया, 2/3। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिपीटिंग है। ठीक है, तो 2 आ रहा है अकेला डिनोमिनेटर में या 2 की पावर्स आ रही हैं, 5 आ रहा है या 5 की पावर्स आ रही हैं, 2 और 5 या 2 और 5 की पावर्स आ रही है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर साथ में आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ पे मैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट्स से 1/6। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 और 3। तो 2 तो है, लेकिन 2 के अलावा 3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। ठीक है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं रिवीजन टाइप करा रही हूं, तो इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगी। ठीक है, डिटेल में करना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, जैसे कि मान लो आपको बोला है, लेट्स से फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन लेट्स से 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अब देखो इसमें आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें देखो मेथड्स हमारे पास बहुत सारे हैं फाइंड आउट करने के। सो जिसमें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रही हूँ कि जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ये वाला मेथड यूज करो। ठीक है, इस मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है फर्स्ट स्टेप
कि क्या जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं उनके वो पी बाई क्यू फॉर्म में है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो पी बाई क्यू फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो पी बाई क्यू फॉर्म में है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं, जैसे देखो ये दोनों नंबर्स ऑलरेडी पी बाई क्यू फॉर्म में है तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप में डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, सेकेंड हमारा स्टेप बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमने क्या करना था, डिनोमिनेटर सेम बनाने थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 5+1 करके कितना आएगा, 6। 6 इन दोनों के, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये आ गया 18/30 और ये आ गया 24/30। ठीक है, 5 बोले थे ना तो +1 करके उससे मल्टीप्लाई किया दोनों को। ठीक है, अब 18/30 और 24/30 जो है ये इक्वलेंट रैशनल नंबर्स हैं, इनके 3/5 और 4/5 के रिस्पेक्टिवली, इनके बीच में नंबर्स लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, 18 के बाद कौन सा आपका नंबर आता है इंटीजर, दैट इज 19, तो आप लिखो 19/30। उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, सो आप यहां पे नोटिस करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। 5 रैशनल नंबर्स हमने 3/5 और 4/5 के बीच में फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सो यहाँ पे तो देखो ऑलरेडी पी बाई क्यू फॉर्म में था, डिनोमिनेटर सेम थे। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर सेम है। तो हमने 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 3/5 और 2/3 के बीच में। सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा था, पहले पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो, ऑलरेडी 3/5 और 2/3 पी बाई क्यू फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि इनके डिनोमिनेटर सेम बनाओ, यहाँ डिनोमिनेटर है 5 और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3। सेम कैसे बनाएंगे, हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। सो डिनोमिनेटर्स आपको देख रहे हैं, फिर 5 और 3 है, सो एलसीएम ऑफ 5 and 3 ये कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, सो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3/5 के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, तो कैसे बनेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये बन गया 9/15 और 2/3 के डिनोमिनेटर को भी हमें क्या बनाना है, 15 बनाना है। सो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 5 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों नंबर्स जो थे वो बन गए 9/15 और 10/15। ठीक है, अब इनके बीच में हमें फाइंड आउट करने हैं 4 रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो मैंने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप पी बाई क्यू फॉर्म में है, यस डिनोमिनेटर सेम है, यस हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिए। अब हमें ये देखना है कि कितने रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, 4 रैशनल नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 4+1 कर रही हूँ, ये कितना आ गया 5। सो इन दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 से, सो यहाँ पे आ जाएगा 45/75 और यहाँ आ जाएगा 50/75। अब इनके बीच में हम लोग क्या कर लेंगे, वी विल राइट रैशनल नंबर 45/75 एंड 50/75, इनके बीच में वी कैन राइट द नंबर। सो 45/7 के बाद 46/75, 47/75, 48/75, 49/75। ठीक है, सो ये आ गए हमारे 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा।
अब हम जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, जो कई बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में, उसमें क्या है कि आपको ये बताना है कि दो नंबर्स के बीच में कोई इरैशनल नंबर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, सो इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। सो जैसे मान लो आपको बोला है 2 और 3, ये दो रैशनल नंबर्स है, इनके बीच में इरैशनल नंबर्स लिखो। आपको पता है दो नंबर्स के बीच में हम कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे 2 और 3 है, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हम ले सकते हैं। ठीक है, पर वो इरैशनल कौन कौन से होंगे, तो आपने कैसे लिखना है, 2 और 3 के बीच में इरैशनल नंबर कौन से लोगे आप। इन दोनों में स्मॉलेस्ट 2 है, बीच में लेना है, तो हम लेंगे 2 पॉइंट। अब कुछ भी नंबर्स आप अपनी मर्जी से लिखो, लेकिन ध्यान रखना है कि पैटर्न नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं है, पैटर्न नहीं बोलूंगी मैं, बोलूंगी कि नंबर्स का बंच ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें कैसे लिख दिया, 10, 100, 1000, 100000 एंड सो ऑन। ठीक है, जरूरी नहीं है 0 और 1 ही लेना है, आप कुछ और भी ले सकते हो। 2.57, 578, 5789, 5879 एंड सो ऑन। ठीक है, बस बंच ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो ये वे है हमारा दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर लिखने का। जैसे मान लो आपको बोला हुआ है कि 7 और 8 के बीच में रैशनल नंबर लिखो, तो आप लिख सकते हो 7.50, 500, 5000, 500000 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि दो नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स आप होंगे, कितने होंगे, तो आपने बोलना है इनफाइनाइट। दो नंबर्स के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन p by q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये पूछ रहा है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, और क्या हम उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो है। सो मैं इसमें लिखूंगी यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों रैश, देखो जीरो को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0/1, या फिर 0/2, या फिर 0/100, कुछ भी लिख सकते हैं ना हम लोग। सो देखो इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि जीरो एक रैशनल नंबर है। ओके, अब उसके बाद इंटीजर्स तो पता ही है मेरे ख्याल से आप लोगों को। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स हमारे काउंटिंग नेचुरल नंबर्स होते हैं। जीरो होता है और -1, -2, -3, -4, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सो अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसने बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो इसके लिए हमें, मैंने आपको क्या बताया था कि पहले इनको क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख देती हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। तो उसने क्या बोला हुआ है कि 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर 6 फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने क्या फर्स्ट स्टेप बताया था कि पहले p by q फॉर्म में लिखो। ठीक है, सो p by q फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। सो मैं 3 को लिख सकती हूँ 3/1 और 4 को लिख सकती हूँ 4/1। फिर उसके बाद हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। सो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, कितने रैशनल नंबर्स बोले हैं यहाँ पे 6, तो हम लोग क्या करेंगे, 6+1 दोनों में, दैट इज 7, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हो गया ये 21/7, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से हो जाएगा 28/7। ये इक्वलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हमने। ठीक है, अब इनके बीच में हमने, सॉरी 21, ठीक है, इनके बीच में हमने क्या करना है, लिखने हैं हमारे 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो 21 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 22। तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7,
26/7, 27/7, ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स इनके बीच में आ गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये ऑलरेडी अभी मैंने एग्जाम्पल में अभी पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। कई बार ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं। देखो इसने क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और रीजन भी देने हैं अपने आंसर्स के लिए। तो फर्स्ट में उसने क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो देखो इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन करूं, मैं आप लोगों को ये समझा देती हूं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या हैं। सारे ये रैशनल नंबर्स हैं, आपको पता है। सो देखो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ लिखा 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर्स लिख रही हूँ इस साइड। ठीक है, और इस साइड मैं नंबर लिख रही हूँ -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। सो अब आप इसमें ध्यान रखो कि अगर मैं 1 से इधर तक के सारे नंबर्स की बात करूं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, जैसे चीज कोई भी पेन है, पेन है आपके पास, तो आप उनको कैसे काउंट करते हो, पेन कितने, मानो 3 पेन है तो आपको काउंट करके 1 2 3। तो ये काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। आई लिख सकते हैं, उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, या जेड लिख देंगे, उसके ऊपर प्लस लगा देंगे। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, या पॉजिटिव, या फिर हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड कर लूं इन नेचुरल नंबर्स के अंदर, ठीक है, तो ये बन जाएंगे हमारे होल नंबर्स। ठीक है, ध्यान रखना नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, होल नंबर में 0 होता है बस। और उसके बाद ये जो हमारे नंबर्स हैं, जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं, जिनको हम लोग नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, या फिर हम इनको नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना है, मैं सिर्फ इन्हीं नंबर्स की बात कर रही हूँ, इनके बीच वाले नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे -2 से -1 के बीच के जो नंबर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंटीजर्स, अगर मैं आई के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दूं ऐसे ऊपर, तो ये बन जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, या जेड के ऊपर नेगेटिव लगा दूं तो ये नेगेटिव इंटीजर्स है। ये आई कैसे दे, कैसे आई ये नंबर्स, जैसे मान लो कि आप लिफ्ट में जा रहे हो कहीं, ठीक है, अब आपने स्टार्ट किया, अब मान लो आप ग्राउंड लेवल से नीचे वाले फ्लोर, माने बेसमेंट से भी नीचे एक और पार्किंग है, तो आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपने देखा होगा ना, -1 0 पहले आ गए आप, फिर -1 -2 -3 ऐसे करके। तो वो जो नेगेटिव वाली साइड है उसको हम लोग इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, सो ये है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स, ऐसा नहीं 1.2 ये इंटीजर नहीं है, 2.5 ये इंटीजर नहीं है, जो इनके बीच में लाई कर रहे हैं नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारे इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स सिर्फ क्या है, 1 2 3 4 5, या 0, या -1 -2 -3, -5.7 ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, सो अब बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये बोल, क्योंकि देखो ये क्या बोल रहे हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या डिफरेंस है, 0 का। तो जित देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 होल नंबर्स हैं। हाँ ये होल नंबर्स हैं, क्योंकि होल नंबर 0 से लेकर के स्टार्ट होते हैं टिल वी कैन काउंट। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर इज ट्रू। अब ये बोल रहे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, होल नंबर्स 0 से लेकर के टिल वी कैन काउंट वो होते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है थर्ड पार्ट में, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये बोल रहा है कि क्या सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स हैं, बिल्कुल नहीं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे पास ऐसे भी होते हैं ना, 5/2 ये रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या ये होल नंबर है, इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 मिलेगा, जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक है,
अगर मैं 1 लूं तो वो क्या है, एक रैशनल नंबर है और होल नंबर भी है, लेकिन इसने लिखा है एवरी रैशनल नंबर, तो सारे रैशनल नंबर्स तो नहीं है, कुछ रैशनल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स है। जैसे अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 जो है वो होल नंबर है और रैशनल नंबर भी है। 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, 4 की बात करूं, तो ये रैशनल और होल दोनों है। लेकिन अगर मैं इस टाइप के नंबर्स की बात करूं, -5/2 या 5/2, ये रैशनल नंबर होल नंबर्स नहीं है। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अब कर रही हूँ 1.3, इसके बाद मैं 1.2 डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में बात कर ली है, ठीक है। फिर उसके बाद 1.2 की बात करेंगे। सो देखो यहाँ पे बोल रहे राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो ये बोल रहा है कि इनको डेसिमल फॉर्म में लिखो और फिर उसके बाद बताओ कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस है। क्या ये टर्मिनेटिंग है, तो सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। सो आपको पता है कि आपको क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद बताना है कि ये कैसे है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया था कि सिंपल डिनोमिनेटर देखो और उससे पता लग जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो जैसे यहाँ पे नीचे ये क्या है, अब मैं इसलिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। सो आपको पता है 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 को 11 से अगर आप डिवाइड करोगे, डिवीजन आप लोग कर लेना, क्योंकि डिवाइड आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.090909 एंड सो ऑन, जो अप्रोक्सीमेटली होगा 0.09 बार के इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद है ये हमारा 4 1/8, जिसको जो डिवाइड करके हमें दे रहा है 33/8, ठीक है। सॉल्व करके हमें मिलेगा 4.125, ठीक है। 3/13 हमें मिल जाएगा 0.230769 बार। ये सिंपल डिवीजन है, ठीक है, आप लोग डिवाइड कर लेना। बार का मतलब क्या है कि अब ये पूरे 230769, फिर दोबारा से 230769 ऐसे आता जा रहा है, तो ये नंबर हमारा, और ये है 2/11 जो सिंप्लीफाई करके 0.18 बार आएगा, और 329/400 ये आएगा 0.8225, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से टर्मिनेटिंग है, 0.36 टर्मिनेटिंग, और उसके बाद है हमारे पास 1/11 जो कि आ रहा है हमारा 0.09 बार, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। 34 1/8 ये हमारा टर्मिनेटिंग है, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। 2/11 भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, और 329/400 ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और बिना उसके कैसे देखना है, बिना सॉल्व किए, अगर ये नहीं लिखा है कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर बताओ उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, तो आपने सिंपल डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है। जैसे 100 है, 100 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है। फिर उसके बाद है 1/11, तो यहाँ पे 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और 11 साथ में है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 है, नेक्स्ट वाले में 8 हमारा 2 टू द पावर 3 होता है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। 13 है डिनोमिनेटर में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। 11 है डिनोमिनेटर में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। 400 है, अगर आप 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2 की और 5 की पावर्स मिलेंगी, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या बोला है, यू नो दैट 1/7 इज 0.142857 बार, मतलब ये सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। सो ये काफी सिंपल है और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ सो देन हाउ। सो देखो, अगर मैं 2/7 को देखूं तो वो कैसा हो, 2/7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 1/7, और 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन मेरे को दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.14287 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 0.28571 4 बार,
ठीक है। सिमिलरली अगर 3/7 फाइंड आउट करना हो तो हम करेंगे 3 × 1/7 इंटू 3 × 0.142857 जो मल्टीप्लाई करके हमें ये देगा, इसके ऊपर भी बार लगा दे। सिमिलरली वी कैन फाइंड 4/7, 5/7, 6/7 एंड सो ऑन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाय क्यू फॉर्म। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में बोला है कि इसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिखना है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, स्टेप्स क्या है, आपने ये ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जिस नंबर को आपको पी बाय क्यू फॉर्म में लिखना है उसको आप लोग एक्स ले लेंगे। सो विल राइट हियर लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दूं 0.666, 3 बार लिख देती हूँ देखो, और डैश 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 डैश। ठीक है। अब ये इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब बहुत आगे तक जा रहा है, 66666 सो ऑन। ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यहाँ पे कितने डिजिट्स के ऊपर, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। कितने डिजिट्स के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर मल्टीप्लाइंग 1/10। फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दोनों साइड मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो आ जाएगा 10x, और राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.66। अब देखो आप बोलोगे कि ये आपने एक 6 क्यों लगाया, देखो ये इन्फिनिटी तक है, एक स्टेप अगर हम पीछे ले भी लेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6.666, इसको मार्क कर दिया हमने सेकंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। जब भी हम इक्वेशन में से इक्वेशन माइनस करते हैं तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड माइनस करते हैं और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 10x माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 6.666 माइनस 0.666। ठीक है। इसीलिए मैंने एक 6 एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है। अब यहां से x इज इक्वल्स टू 6/9, ये कैंसिल आउट कर लो, दोनों 3 से कैंसिल होंगे, 3 2 6 एंड 3 3 9। सो x कितना आ गया हमारा 2/3। ठीक है। और x क्या लिया था हमने, 0.6 बार लिया था, तो हम बोल सकते हैं कि 0.6 बार की रैशनल फॉर्म जो हमारी p बाई क्यू फॉर्म है वो है 2/3। दिस इज द आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डिजिट के ऊपर क्या था, बार था। अब मैं अगर इसका सेकंड पार्ट देखूं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करें जिसपे है 0.47 बार। ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार थी, यहाँ भी एक डिजिट के ऊपर बार है, लेकिन डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यही एक मेथड कवर करवा रही हूँ। तो उसमें हमने क्या किया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट। तो मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो हमने क्या करना है, या मैं इसको लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x इज इक्वल्स टू 4.7777। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है। और ये सेकंड इक्वेशन। अब सेम सेकंड -1 कर दो। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे, 4.7777 माइनस 0.4777, ज्यादा 7 लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये आ गया 4.3। 4.3। यहां से x कितना आ गया हमारा 4.3/9, और डेसिमल हटा दोगे तो 43/90 आ जाएगा। ये आ गया आपका x, और x हमने क्या लिया था 0.47 बार। ये है हमारी p बाई क्यू फॉर्म 0.47 बार की। ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है।
बहुत अलग अलग मेथड है और बहुत ही डायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होगा। क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इसमें आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, 2 या 3 मार्क्स का। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 0.001 बार। इसको ले लेते हैं हम लोग। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.001 बार, तीनों के ऊपर बार है। पहले मैं इसको एक्स को ऐसे लिख लेती हूँ, 0.001 001 एंड सो ऑन। ठीक है। अब उसके बाद हमने कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, ये है 3 डिजिट्स के ऊपर, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000x इज इक्वल्स टू, सो ये हो जाएगा 001। ये जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं बस आप लोगों के लिए जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे 001 ले रही हूँ। ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, 2 - 1 करेंगे। सो यहाँ पे 1000x - x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो हम लोग 001.001 में से माइनस कर रहे हैं 001 001। ये जस्ट मैं आपकी क्लैरिटी के लिए कर रही हूँ और कुछ नहीं, बाकी मैंने जीरो लगा दिया तो यहाँ पे सारे जीरो आ जाएंगे, सारे जीरोस। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, 1 ही है। ठीक है। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी 999। 999x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/999। ये आपका p/q फॉर्म आ गया इसका। ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा सभी को। इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर और करने हैं, मतलब थोड़े डिफिकल्ट या अलग टाइप के, तो मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में ये करवा दूंगी। ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस 0.99999 डैश 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 इन p/q फॉर्म। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखूं 0.9999, ये क्या है, ये 9999 ऐसे लिख रहा है ना, डैश डैश लगा है, इसका मतलब ये बहुत आगे तक है। हाँ, कितने भी डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं हम लोग 999। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूंगी तो मैं इसको क्या बोलूंगी कि अरे ये 1 ही तो है। 0.9999 को हम अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब अपना आंसर देखते हैं, पहले इसको p/q फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.0 इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.9 बार लिख सकती हूँ। ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.9 बार। ठीक है। जो कि क्या है, x इज इक्वल्स टू 0.99। ठीक है। मैं एक ही 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले रही हूँ। ठीक है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम ले लिया। अब हम इसको, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर डेसिमल है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। 10x इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 9.99। मैंने एक 9 एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 करेंगे हम लोग। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, हो जाएगा 10x - x इज इक्वल्स टू 9.99 माइनस 0.99। यहाँ पे आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, ये सब ट्रैक करोगे आ जाएगा 9, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/9, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। सो जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 0.99999 को अप्रोक्सीमेटली आप क्या ले लेते हो, 1। 1 लिखो या 1/1 लिखो। ये है हमारा इसका p/q फॉर्म, 0.9 बार का। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, व्हाट कैन the maximum number of digits be in a repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check the answer। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं 1 को 17 से डिवाइड करूं तो ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर देखो 17 है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है। ये बोल रहा है कि जो इसके रिपीटिंग ब्लॉक है, जो नंबर्स इसमें, जितने नंबर्स इसमें रिपीट कर रहे हैं, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 0.43 बार,
तो इसमें दो नंबर्स जो हैं वो बार बार 3 और 4 के ऊपर बार है, तो ये बंच जो है इसका रिपीटिंग ब्लॉक है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूं तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं। ठीक है ना। सो देखो, इसका एक डायरेक्ट तरीका है फाइंड आउट करने का। आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स होंगे वो डिनोमिनेटर से हमेशा कम होंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो डिनोमिनेटर से कम होंगे। ठीक है, सो आप इसमें क्या लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे। सो ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इज लेस देन द डिवाइजर, जो डिवाइजर होता है मतलब जो डिनोमिनेटर है उससे कम होगा। ठीक है, इट इज लेस देन, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि उससे कम होगा। सो देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16, 17 से कम मतलब 16 होंगे। ठीक है, और डिवीजन आप लोग कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया आपका 1/17 को आप डिवाइड करोगे 0.058823529411767 आएगा। ये नंबर ऑफ सेट ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट करेंगे, 16 जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन के ऊपर। इसने बोला लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन p/q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर other than 1 and having terminating decimal representation or expression. Can you guess what property Q must satisfy? सो ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि जैसे कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 के 5 के या फिर 2 और 5 की पावर्स हो तो वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई और नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये इसी प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा सभी। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मतलब हमें 3 इरेशनल नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई से भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया 1.01000001 एंड सो ऑन, 3 बोले हैं तो आप इसमें कुछ भी ले लो, 5.23 223 223 एंड सो ऑन, या आप ले सकते हो 8.101000100000 एंड सो ऑन। ठीक है, 8th क्वेश्चन में देखो इसने बोला है फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 5/7 को लूं, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूं, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.714285 बार। ठीक है, और अगर मैं 9 को 11 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 0.81818181, तो 8 बार मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसने बोला है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स लिखो। ठीक है, सो देखो ये क्या है, 0.714285 बार, मतलब 0.71 से बड़ा कोई भी नंबर इनके बीच का नंबर ले लो। ठीक है, इसके और इसके बीच में लिखना है हमने कोई नंबर। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से ले रही हूँ 0.7। ध्यान रखना है कि 2 से बड़ा लो, क्योंकि 7 1 है ना यहाँ पे, तो 7 2 या 3 ऐसे ले लो, 3 7 3 7 3 3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आप ये भी ले सकते हो 0.7670। ठीक है, और ठीक है, सो उसके आगे पैटर्न नहीं बनना चाहिए बस। ठीक है, फिर उसके बाद जो बस 0.81 के पास नहीं जाना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर और लिख रही हूँ, 780800780। ठीक है, सो कोई पैटर्न नहीं, एक 0 और लगा दो। ठीक है, ये इसमें पैटर्न पैटर्न मतलब सेम बंच ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 3। आप कोई से भी ले सकते, जरूरी नहीं 7 3 7 6 7 8 ही लेना है। 7 4 ले लो, 7 5 7 9 ले लो, बस 8 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे 9th
सो देखो, नाइन्थ क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। तो आपको इनको क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, √23। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये कैसा नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, √225। अब देखो 225 क्या है, एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ये 15 का स्क्वायर है ना, और स्क्वायर और रूट को हम लैप्स कर सकते हैं, हमारे पास 15 बचा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। सो पहले डिसाइड करने से पहले, ऐसा नहीं कि रूट देखा और आपने बोल दिया कि ये इरेशनल है, आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 0.3763796 के ऊपर। सो देखो ये 6 के बाद टर्मिनेट हो गया है, सो ये हमारा हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 7.478478 डैश डैश डैश। सो देखो यहाँ डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये क्या है, 478 बार, 7.478 बार है। सो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद ये वाला है 1.101000100000 एंड डैश है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे हमारे इरेशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में हमने 8th स्टैंडर्ड में किया है, 9th स्टैंडर्ड में इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर, हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, और इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम में मान लो कि मुझे √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का कैसे यूज करूंगी, मैं क्या करूंगी, एक ऐसे ट्रायंगल बनाऊंगी जिसका बेस 1 यूनिट हो, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो। देखो, अगर इस ट्रायंगल में बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √2। तो अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज √2 होगा। इसी का ही यूज हम लोग करेंगे नंबर लाइन के ऊपर √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 0 1 2 ऐसे सो ऑन वी कैन मार्क। तो मैंने क्या किया, नंबर लाइन के ऊपर एक ऐसा ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है, राइट ट्रायंगल, जिसका बेस क्या हो, 1 यूनिट। तो मैंने ये बेस ले लिया, दिस 1 यूनिट बेस ले लिया, ठीक है। और फिर क्या करना है, 1 यूनिट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर आप लोगों को पता है, कंपास से आपने क्या करना है, 1 के ऊपर पॉइंट रख के एक ऐसे आर्क सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल से आपने एक आर्क यहाँ लानी है, एक आर्क यहाँ लगानी है, और यहाँ से एक आर्क इधर, इस पॉइंट से एक आर्क इधर, और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर जो बनाया है, इसकी लेंथ आप ले लो कितनी, 1 यूनिट। मान लो कि ये है 1 यूनिट, ठीक है। आर्क यहां लगा देती हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मान लो ये है 1 यूनिट, ठीक है। तो आपने क्या किया, बेस ले लिया 1 यूनिट और परपेंडिकुलर ले लिया 1 यूनिट। तो अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करूंगी जहां आर्क कट की थी, तो ये कितना होगा, √2, ठीक है। अभी √2 हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज को बोला है। अभी ये क्या है हमारे पास, ये हमें नंबर लाइन पे तो नहीं आया ना √2, अभी ये तो हवा में ही लटक रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, मान लो ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट ए, ये मान लो B ले लेते, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, कंपस में OA रेडियस लिया, निडल को O पॉइंट पे रखा, और जो पेंसिल वाली है उसको A पॉइंट पे रखा। इसको लेके, ये रेडियस लेके, OA रेडियस लेके आपको यहां से एक आर्क ड्रॉ करनी है,
ठीक है, जहां पे वो आर्क इस नंबर लाइन को कट करेगी, ये क्या है, हमारा √2 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। √2 इरेशनल है, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो ये √2 हो गया। अब मान लो कि आपको √3 बनाना है, √3 नंबर लाइन के ऊपर, तो आप कैसे बनाओगे? अब मैं क्या करूंगी, एक ट्रायंगल लूंगी, ठीक है, जिसमें मेरे पास बेस में ले लूंगी √2, हाइट ले लूंगी, परपेंडिकुलर ले लूंगी 1। तो देखो, अगर मैं यहां से हाइपोटेन्यूज निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, √2² प्लस 1²। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ गया हमारा, 2 + 1, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 3 आ गया, और हाइपोटेन्यूज √3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब बेस में √2 ले लूं और हाइट में 1 ले लूं, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या होगा, √3 होगा। तो √2 तो हमने पहले से बनाया हुआ है, ध्यान से देखो, हमने √2 बना रखा है ना पहले से ही। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, √3 बना लेंगे। तो कैसे, मैंने यहां से ले लिया पूरा बेस, ठीक है, ये पूरा, अब मैं इस कलर का यूज कर रही हूँ, ये आ गया √2। इसके ऊपर 90 डिग्री बना लो, वैसे ही सेम, ऐसे सेमी सर्कल बना के एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, और यहाँ पे एक आर्क, इस पॉइंट से एक आर्क, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं रफ बना रही हूं, अगेन आई एम सेइंग, तो आप लोगों को कंपास और स्केल का यूज करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने बना लिया। अब मैंने वही 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट हमने कट करना है, तो ये 1 यूनिट कट कर दिया हमने। अब इसको ओ से ज्वाइन कर दो, नहीं, और यहां से एक आर्क लगानी है, जहां ये नंबर लाइन को कट करेगा वो आ गया आपका √3। सो ये हमने √3 प्लॉट कर लिया। अब मान लो कि आपको बोला है कि √5 को प्लॉट करो, √4 को तो नहीं बोलेंगे क्योंकि √4 तो 2 ही होता है, तो नंबर लाइन पे 2 रिप्रेजेंट कर लो, वही √4 के इक्वलेंट है। अब मान लो आपको बोला है कि √5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो क्या करोगे आप, आपने लिया ट्रायंगल, ठीक है, जिसका बेस 2 है, और जो ये परपेंडिकुलर है वो 1 है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो है हमारा, हाइपोटेन्यूज वो कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2² प्लस 1²। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 1, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 5√√। ठीक है, सो ये आपका √5 आ गया। ठीक है, तो अब √5 के लिए हम लोग नंबर लाइन पे बनाना होगा, तो क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक है, ये है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस ले लेंगे 2, तो हमने बेस ले लिया 2। मैं रफ बना रही हूँ, आपको कंपास और स्केल से बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम 2 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ सेमी सर्कल बनाया, फिर यहाँ से 2 कट लगाए सेम रेडियस के साथ, इस तरह से। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बना लिया। ठीक है, अब हमने इसमें 1 यूनिट कट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए 1। सो मान लो यहाँ पे है 1 यूनिट। ठीक है, अब ये ज्वाइन कर लिया हमने, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये √5 है, बट अभी ये नंबर लाइन पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, निडल कंपास की यहाँ रखेंगे, और मान लो ये ए पॉइंट है, इसके ऊपर हम पेंसिल वाला कंपास का पार्ट रखेंगे, और ये OA रेडियस लेके हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, आर्क जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो होगा हमारा √5। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्लॉट करते जाएंगे, जो भी मतलब जो भी हमें इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे बोला है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने नंबर लाइन पे √2, √3, √5 को बनाया, तो आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, स्टेप्स जरूर लिखने हैं, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, और ये साथ में अगर वो बोले वेरीफाई का रीजन क्या है, तो ये आपको साइड में दिखाना है। ठीक है, सो अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 1. सो देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारी 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये क्लासरूम एक्टिविटी है। ठीक है, सो इसमें देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट में देखो उसने क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब ये बोल रहा है कि हर जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। आपको पता है, मैंने बताया था कि रियल नंबर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रैशनल, ठीक है,
और एक है इरेशनल। ठीक है, सो ये बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम। ये बोल रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर हर पॉइंट जो है वो रूट एम के इक्वल है। ठीक है, और एम नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स भी नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, और नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे अगर मैं ले लूं √2, तो ये लाई करेगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन के ऊपर, तो ये बोल रहा है कि एम कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो, तो वो कोई भी नंबर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आप देखो जो नेगेटिव नंबर्स है -1 -2, ये नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे नेगेटिव हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये फॉल्स है। आप यहाँ पे रीजन क्या दोगे, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी, कांट बी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो, ठीक है, आपको कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देखो क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में क्वेश्चन में बताया था, रियल नंबर्स जो है वो इरेशनल और रैशनल होते हैं। तो ये बोल रहा है कि सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। दिस इज नॉट ट्रू। सारे रियल नंबर्स जो हैं, एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल, उसमें से कुछ रैशनल भी होते हैं। सो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस चीज की, हमारे सेकंड क्वेश्चन। सो देखो इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। ये बोल रहा है कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो रूट के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये बोल रहा है ये क्या है, इरेशनल होंगे हमेशा। ठीक है, इफ नॉट गिव एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल। सो आपको पता है कि अगर मैं √1 लूं तो वो 1 है, रैशनल नंबर। √2 लूं तो ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, √3 इरेशनल है। ठीक है, √4 2 के बराबर है, जो कि रैशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने दे दिए। √9 3 के इक्वल है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें उसने बोला शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। शो दैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको, हम लोग 5 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, हम लोग नंबर लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस 2 हो और जो परपेंडिकुलर हो वो 1 हो। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2² + 1² दैट इज 4 + 1 दैट इज 5। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 5, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √5। सो ये √5 हो गया। ऑलरेडी मैंने आपको अभी समझाया था नंबर लाइन के ऊपर। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 यूनिट्स ले लिया हमने बेस। ठीक है, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 1 यूनिट कट कर लेना है और इसको ज्वाइन करके ये ए पॉइंट लिया था ओए, यहाँ से हमने ओए रेडियस लेके आर्क लगानी है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो √5। ठीक है, सो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। सो 3 एक्सरसाइजेज हमने कवर कर ली हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड। ठीक है, सो देखो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट केस की, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर हो और दूसरा भी रैशनल नंबर हो। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स हो, तो अब ये बोल रहा है कि अगर हम उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इन सभी केसेस में आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा।
सो नेक्स्ट है, अगर एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, सो उस केस में आपने ध्यान रखना है कि हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उस केस में हमेशा हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। कंडीशन मैं इसमें एक बता रही हूँ, ठीक है, कि ये नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, उस केस में हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर दोनों नंबर्स इरेशनल हैं तो प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन हम लोग करें, उस केस में हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है, और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं दोनों रूट 2 और रूट 2 को प्लस करूं, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 2√2। ठीक है, और √2 माइनस √2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो ये इरेशनल है और ये रैशनल है। ठीक है, से मैं √2 इंटू √2 करूं तो मुझे मिलेगा 2 जो कि रैशनल है, और √2 डिवाइड बाय √2 करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 जो कि रैशनल है। ठीक है, सो रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज। देखो इसमें क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में देखो, अगर इट इज 2 माइनस √5, तो 2 रैशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है। हम सब्ट्रैक्ट करें तो मैंने कहा था एक इरेशनल हो और एक रैशनल हो, सो हमें कैसा नंबर मिलता है, इरेशनल। सो ये इरेशनल है। सो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 3 प्लस √23 माइनस √23। सो इसमें ध्यान रखो कि सिर्फ रूट देख के आपको नहीं बताना है कि ये इरेशनल है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस √23 माइनस √23। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 3 के इक्वल होगा, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट में देखो, 2√7 अपॉन 7 √7। सो √7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7 जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आता है 1/√2। 1 हमारा रैशनल नंबर है, √2 हमारा इरेशनल नंबर है, दोनों का डिवीजन है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो। उसके बाद आता है 2 × पाई। हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें रैशनल से, सो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, इरेशनल इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी, 22/7 जो है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये रैशनल है, और पाई जो है वो इरेशनल है। ध्यान रखना है, 22/7 जो है वो पाई का के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, ये दोनों की वैल्यूज हम 22, इस पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, सो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 22/7 रैशनल है कि इरेशनल है, तो स्टूडेंट इसको क्या कर देते हैं, दे राइट कि ये क्या है, इरेशनल है। सो ध्यान रखना है, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सो देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो ये हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें देखो हमारे पास क्या है, 3 + √3 × 2 + √2। आप जैसे आइडेंटिटीज यूज करते थे ना, सेम वही आइडेंटिटीज यहाँ पे, ये क्या है, ये आप जैसे बाइनोमियल को बाइनोमियल से जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे कर सकते हो आप इसमें। सो आप क्या करोगे, 3 से पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 2 + √2, प्लस फिर √3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, 2 + √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, +3 × √2। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 को रूट के अंदर के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं करना है, 3 बाहर रहेगा, 3√2। ठीक है, प्लस फिर √3 को √2 से करना है, सो ये हो जाएगा 2√3, प्लस अब ये है √3 × √2। अब ये देखो दोनों रूट के अंदर है ना, √a × √b, ये किसके इक्वल होगा, √ab। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 × 2 जो कि √6 हो जाएगा। दोनों रूट में है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो ये √6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया हमारा इसका
इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट वाला जो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो क्या है हमारे पास। 3 + √3 इंटू 3 - √3। इसको ध्यान से देखो, a + b इंटू a - b है या नहीं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये किसके इक्वल है, a² - b²। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3² -√3 होल स्क्वायर। ठीक है, सो हो जाएगा 9 - √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, 6। 6 इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा √5 + √2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। √5 प्लस डायरेक्ट भी आइडेंटिटीज है, आप याद कर सकते हो उनको, यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, सो √5² +√2² +2 इंटू √5 इंटू √2। डायरेक्ट आइडेंटिटी में क्या होगा, यहाँ पे 5 + 2 +2 इंटू √5 इंटू 2। ठीक है, सो हो जाएगा 5 + 2 +2 इंटू 5 इंटू 2। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 7 + 2√10। ठीक है, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब इस वाले पार्ट को देखो, √5 - √2 इंटू √5 + √2। सो ये भी आइडेंटिटी है, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे, ये बन जाएगा √5 होल स्क्वायर -√2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 - 2 विच इज इक्वल्स टू 3। 3 इज द आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है ये। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन में देखो, उसने कहा है रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रांस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। सो दैट इज पाई इज c/d। अब ये बोल रहा है कि c सरकमफ्रांस होता है सर्कल का, और d जो है वो डायमीटर। पाई की वैल्यू बेसिकली हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। हम बेसिकली इसमें देखते हैं कि हमने बहुत सारे अलग अलग सर्कल्स लिए, ठीक है, और उनके सरकमफ्रांस आउटलाइन की लेंथ और डायमीटर को फाइंड मेजर किया और उसकी रेशो निकाली, तो लगभग सभी सर्कल्स की जो रेशो थी वो पाई के इक्वल आ रही थी। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि अगर पाई ये रेशियो है सरकमफ्रांस और डायमीटर का, तो इसको रैशनल होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इरैशनल क्यों है। तो अब फिर साथ में बोल रहा है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। सो देखो, जब आप 2-3 सर्कल बना के देखना और स्केल से उनके सरकमफ्रांस और डायमीटर को लेना, तो आप देखोगे कि सरकमफ्रांस और डायमीटर की कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, सो ये सी और डी भी क्या है, आपके इरेशनल है, तो ये ऑब्वियसली रेशियो भी क्या होगी, इरेशनल होगी। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। सो देखो, फोर्थ क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन दी नंबर लाइन। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें कैसे करोगे, ध्यान रखना है कि इसमें स्टेप्स जरूर लिखने हैं। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में एक लाइन बनानी है, वहां से लेंथ लेनी है 9.3। ठीक है, 9.3 कट कर लिया आपने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहां 9.3 है उससे 1 यूनिट और आगे ले लेना है, 1 यूनिट और आगे ले लिया। ठीक है, यहां तक 9.3 थी। ठीक है, 1 यूनिट आपने और आगे ले लिया। मान लो ये है ओ, तो ये है ए, ये है बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो ओ बी है, ओ बी, इसका मिड पॉइंट निकालना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट आप ऐसे ही निकालते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के कंपस में ओ बी का मोर देन हाफ लेना है। एक एक नीडल यहाँ रखनी है और एक पेंसिल वाली साइड यहाँ रखनी है। ठीक है, और फिर आपको उसको थोड़ा सा कम करके मोर देन हाफ लेना है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आप पेंसिल वाली साइड ले आनी है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे लगानी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, बी पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ पे ऐसे लगानी है और एक आर्क यहाँ पे लगानी है। ठीक है, फिर इनको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये जो पॉइंट जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या है, ओ बी का मिड पॉइंट है। तो अब हमें मिड पॉइंट मिल गया है। अब हमने क्या करना है, इसको मान लो सी पॉइंट है ये, इसको लेकर के ओ सी हमने रेडियस लेना है और एक सेमी सर्कल बनाना है। ध्यान रखना है, सेमी सर्कल कंपास से ही बनाना है, फ्री हैंड से नहीं बना देना है आपने। ठीक है,
अब ये जो ए पॉइंट था जहां तक 9.3 था ये बना लिया। अब इस 9 पॉइंट, ये जो 9.3 वाला पॉइंट ए था, यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, आप वही सेमी सर्कल लो, ऐसे और ऐसे आर्क लगाओ, ऐसे और ऐसे आर्क लगाओ, और एक परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये पॉइंट मान लो, लेट्स से इट इज डी। अब आपको क्या करना है, एडी रेडियस लेके, एडी रेडियस लेके यहाँ पे निडल रखनी है कंपास की, और यहाँ पेंसिल, ये रेडियस लेके एक आर्क लगानी है ऐसे, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन पे, ये क्या है आपका, √9.3 है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसमें स्टेप्स जरूर लिखने हैं जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसमें देखो क्या बोला है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रैशनल, देखो रैशनलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि डिनोमिनेटर में से रूट वाली टर्म को हटा दो। ठीक है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर फर्स्ट पार्ट में अगर देखूं तो फर्स्ट पार्ट में इसने हमें क्या बोला है कि 1/√7 को रैशनलाइज करो, इसका डिनोमिनेटर हटाओ। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं ये करूंगी तो √7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और √7 इंटू √7 डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया, रूट के बिना हो गया। सो ये हमारा रैशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में देखो, इसमें तो सीधा √7 था। सेकंड वाले पार्ट में नोटिस करो, यहाँ पे क्या है, 1/√7 माइनस √6 है। अब सिंपल √7 होता तो हम कर लेते ऐसे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। सेकेंड पार्ट में √7 माइनस √6 है, तो इसमें हमने क्या करना है, इस √7 माइनस √6 के कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि बस हमने बीच का साइन चेंज कर देना है। √7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, √7 प्लस √6। ठीक है, तो हमने इसके कॉन्जुगेट से रूट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी a-b इंटू a+b। ठीक है, सो यहां से बन जाएगा हमारा √7 प्लस √6 अपॉन √7 होल स्क्वायर, a-b इंटू a+b। डायरेक्टली भी लिख सकते थे आप 7 - 6। ठीक है, सो जो कितना हो गया हमारा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 - 6, विच इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो ये आपका डिनोमिनेटर 1 हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली ऐसे ही थर्ड जो पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1/√5 प्लस √2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज कर देना है बीच का, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। सो ये कितना आ गया, √5 माइनस √2 अपॉन 5 - 2, विच इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2/3। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर ये आपकी मर्जी है, √5/3 माइनस √2/3 ऐसे भी लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट में क्या है देखो हमारे पास, फोर्थ पार्ट में है हमारे पास 1/√7 माइनस 2। सो इसको कैसे करेंगे, √7 प्लस 2, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √7 प्लस 2। सो √7 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √7 प्लस 2 अपॉन √7 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 2 के ऊपर रूट नहीं है ना यहाँ पे, √7 प्लस 2 अपॉन 7 - 4। सो ये आ गया √7 प्लस 2 अपॉन 3, विच इज इक्वल्स टू √7/3 प्लस 2/3। ठीक है, ये आपके आंसर्स है। आई होप ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। सो रैशनलाइजेशन में आपको डिनोमिनेटर में से रूट वाली टर्म हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो अब मूव करते हैं हम आगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, जैसे a⁻n इंटू a⁻m, बेसिस सेम है, और
और जो है हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं दोनों में, तो एक्सपोनेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, दे विल ऐड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस हम एज इट इज रख रहे हैं, और यहाँ पे m प्लस एन या n प्लस एन। ठीक है, उसके बाद अगर है a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर m, सो बेसिस सेम है, हम डिवीजन कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सबट्रैक्ट हो जाए n माइनस m। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है a रेज टू द पावर m टू द m, पावर ऑफ पावर लॉ। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं दोनों क्या हो जाएंगे, दे विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, ए रेज टू पावर एन टू द पावर एम इज ए रेज टू पावर एम इंटू एन। फिर उसके बाद आता है ए रेज टू द पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन। ठीक है, अब जो है इंपॉर्टेंट हमारे ए रेज टू द पावर माइनस एन, ए रेज टू द पावर अगर माइनस एन है तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेज वन अपॉन ए रेज टू द पावर एन। ठीक है, क्लियर है। और फिर उसके बाद मान लो आता है ए रेज टू द पावर एम टू द पावर वन बाय एन, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो यही लॉ है बेसिकली, ये बस इसको एक्सप्रेस दूसरे तरीके से किया है, तो ये हो जाएगा ए रेज टू द पावर एम इंटू एन, जो किसके इक्वल हो गया, ए रेज टू द पावर एम बाय एन। ठीक है, और ध्यान रखना है रूट ए, अगर रूट ए लिखा है उसका मतलब क्या है, रूट ए का मतलब है ए रेज टू द पावर वन बाई टू। ठीक है, अगर लिखा है ए और यहाँ पे थ्री लिखा है, इसका मतलब ये थर्ड रूट है, और ये किसके इक्वल होता है, ए रेज टू द पावर वन बाई थ्री। फिर उसके बाद लॉ ले सकते हैं हम लोग, ए रेज टू द पावर एम, बेसिस अलग हैं और एक्सपोनेंट्स सेम हैं। ठीक है, पावर सेम है, तो ये देखो यहाँ पे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m, तो इसमें हम सिंपली क्या कर देंगे, कॉमन पावर ले लेंगे, a बाय b होल डिवाइडेड, a बाय b होल टू द पावर m। ठीक है, और अगर हमारे पास इस तरह से दिया है a बाय b रेज टू द पावर m, तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m बाय b रेज टू द पावर n। ठीक है, मान लो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, रूट ऑफ nth रूट ऑफ, इसको रीड कैसे करेंगे, nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m, तो ये किसके इक्वल है, a रेज टू द पावर m, क्योंकि nth रूट है ना, देखो थर्ड रूट था यहाँ पे, तो मैंने इसके जो भी अंदर था उसकी पावर में वन बाई थ्री लिखा था, अब यहाँ पे nth है, तो जो भी अंदर है उसकी पावर में वन बाय एन आएगा, तो ये किसके इक्वल है, a रेज टू द पावर m बाय n, मल्टीप्लीकेशन मिलता जुलता इसकी तरह। ठीक है, अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। सो देखो इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें फाइंड करना है 64 रेज टू द पावर वन बाई टू, 32 रेज टू पावर वन बाय फाइव, 125 रेज टू द पावर वन बाय थ्री। सो अगर मैं क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट को लूं, तो ये है 64 रेज टू द पावर वन बाई टू। सो देखो ये क्या है, कितनी पावर है, वन बाई टू, तो हम 64 को ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि इसको जिस भी फॉर्म में एक्सप्रेस करें उसका एक्सपोनेंट क्या आए, टू आए। ठीक है, तो मुझे पता है एट स्क्वायर जो है वो 64 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एट स्क्वायर, और ये एज इट इज लिख रही हूँ। ठीक है, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, पावर ऑफ पावर लॉ के अकॉर्डिंग, ये किसके इक्वल होगा, ए रेज टू पावर एम इंटू एन। ठीक है, सो हो जाएगा एट रेज टू द पावर टू इंटू वन बाई टू, सो एक्सपोनेंट में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एट के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट में भी सेम ऐसे ही है, 32 रेज टू द पावर वन बाय फाइव। अब मुझे पता है कि 32 को मैं लिख सकती हूँ टू रेज टू द पावर फाइव, और यहाँ पे वन बाय फाइव, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू रेज टू द पावर फाइव इंटू वन बाय फाइव, ये और ये कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, टू के इक्वल आ गया। सिमिलरली थर्ड पार्ट में क्या है, 125 रेज टू द पावर वन बाय थ्री, तो 125 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फाइव क्यूब टू द पावर वन बाय थ्री, सो ये हो जाएगा फाइव इंटू थ्री इंटू वन बाय थ्री, थ्री थ्री कैंसल, सो ये कितना आ गया, फाइव। तो बेसिकली ये क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 है, ये फिफ्थ रूट ऑफ 32 है, और ये क्यूब रूट ऑफ 125 है। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, सो सेकंड पार्ट में नाइन रेज टू द पावर थ्री बाई टू,
तो देखो 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर, सो इसकी जगह पे 3 स्क्वायर लिख दिया और बाकी ये एज इट इज है। अब दोबारा से यही पावर ऑफ पावर लॉ यूज कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 3 raised to the power 2 into 3/2। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये हो गया 3 क्यूब जो कि कितना है 27। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे, सेकेंड पार्ट, 32 raised to the power 2/5। ठीक है, सो मुझे पता है कि 2 raised to the power 5 जो है वो 32 होता है, सो सेम। ठीक है, सो ये गया 2 raised to the power 5 इंटू 2/5। सो ये 5 5 कैंसिल हो गए, ये हो गया 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। फिर आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। ठीक है, 125 raised to the power -1/3। ठीक है, अब नेगेटिव साइन है, 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 raised to the power 3 इंटू -1/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 5 raised to the power -1। और a⁻m का फॉर्मूला क्या है, 1/a⁻m। तो ये हो जाएगा, a यहाँ पे 5 है और m यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 5 raised to the power 1। 1 लिखो या ना लिखो, ये सिंपली क्या आ गया 1/5। ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सो अब थर्ड क्वेश्चन पे, सो देखो थर्ड क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा है 2 raised to the power 2/3, डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 2 raised to the power 1/5। सो बेसिस सेम है, सो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, दे विल ऐड। ठीक है, सो हो जाएगा, एलसीएम ले लो यहीं पे ही, 15 आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 10 + 3। ठीक है, सो इट विल बी 2 raised to the power 13/15। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 1/3 क्यूब होल टू द पावर 7। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 raised to the power 7/3 क्यूब raised to the power 7। सो 1 की पावर 7 7 होगी, यहाँ पे पावर ऑफ पावर लॉ लगा के 3 raised to the power 3 इंटू 7। सो ये जाएगा 1/3 raised to the power 21। अगर ऐसे हायर पावर्स आती है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं पे एज इट इज छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है 11 raised to the power 1/2 अपॉन 11 raised to the power 1/4। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बन जाएगा 11 रेज, न्यूमर जो पावर है उसमें एलसीएम ले लो, सो हो जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 11 raised to the power 3/4। ठीक है, फिर है हमारा फोर्थ पार्ट, 7 raised to the power 1/2 इंटू 8 raised to the power 1/2। सो आप यहाँ पे देखो बेसिस डिफरेंट है, इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन एक्सपोनेंट्स सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे 7 इंटू 8 raised to the power 1/2। हमने बोला था ना a⁻m इंटू b⁻m किसके इक्वल होगा, a इंटू b⁻m। ठीक है, से हो जाएगा 56 raised to the power 1/2। ठीक है, सो ये आ गया आपका लास्ट एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, से इस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हमारा फर्स्ट चैप्टर। शॉर्ट में मैंने नट शेल में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस करने हैं या कुछ डिफरेंट टाइप के, सो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और एक चीज और है, मैंने एक सैम्पल पेपर अभी डिस्कस किया था, उसमें इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स डिस्कस करूंगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम हमें सर्कल चैप्टर करा दो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्कल चैप्टर कंप्लीट करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।